कारमोली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो यार, आज संविधान के कुछ बहुत ज़रूरी और थोड़े मुश्किल लगने वाले टॉपिक्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये वो हिस्से हैं जहां से एग्जाम में सवाल पक्का आता है, तो ध्यान से सुनना। अपन एक एक लाइन को ऐसे समझेंगे जैसे कोई दोस्त समझा रहा हो। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 की। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इस संविधान संशोधन द्वारा केशवानंद भारतीवाद द्वारा स्थापित मूल ढांचे के सिद्धांत को निष्प्रभावी करने का प्रयास किया गया। अच्छा रुको, ये लाइन सुनने में थोड़ी भारी लगती है, इसको तोड़ते हैं। देखो दोस्त, इसका सिंपल मतलब यह है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल। मतलब ये कि आप संविधान का कुछ भी बदल लो, लेकिन उसकी जो नींव है, उसका मूल ढांचा वो नहीं बदल सकते। सही बात। लेकिन 1976 में इस 42वें संशोधन से सरकार ने इसी मूल ढांचे वाली बात को ही एक तरह से खत्म करने की कोशिश की। हाँ, और इस कोशिश को असलियत में बदलने के लिए उन्होंने कुछ नए नियम भी जोड़े। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368(4), 368(5) जोड़े गए। ओके, तो ये दो नई बातें जोड़ दी अनुच्छेद 368 में, क्लॉज 4 और क्लॉज 5। अब देखते हैं ये थे क्या। पहला था अनुच्छेद 368(4). संविधान में किए गए संविधान संशोधन की किसी न्यायालय में प्रश्नगत चुनौती नहीं दी जा सकती। अरे बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर संसद संविधान में कोई भी बदलाव करती है तो उसे देश की कोई भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। मतलब संसद ने जो कह दिया वो फाइनल। हाँ, कोई उसे चेक नहीं कर सकता। और दूसरा वाला क्या था? वो इससे भी एक कदम आगे था। अनुच्छेद 368(5). इसमें संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्रदान की गई। असीमित शक्ति मतलब अनलिमिटेड पावर। इस लाइन ने तो संसद को भगवान ही बना दिया। मतलब कहा गया कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की कोई सीमा नहीं है। वो जो चाहे जब चाहे बदल सकती है। यही कोशिश थी, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हाँ, अब आया असली ट्विस्ट। मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इसमें क्या हुआ? इस वाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए अनु 368(4), अनु 368(5) को निरस्त कर दिया गया। अच्छा, तो 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो गलत है। बिल्कुल। और उन्होंने संसद की वो अनलिमिटेड पावर वाले दोनों क्लॉज 368(4) और 368(5) दोनों को निरस्त कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत मजबूत तर्क दिया। इस बात में निर्णय दिया गया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, अतः इसे निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। ये न्यायिक पुनरावलोकन शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कोर्ट की वो शक्ति जिससे वो चेक करती है कि संसद का बनाया कोई कानून सही है या गलत। तो कोर्ट ने कहा कि ये शक्ति तो संविधान के मूल ढांचे का ही हिस्सा है और इसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे घर की नींव होती है ना, वैसे। एकदम सही। और इसी के साथ उन्होंने उस पुराने सिद्धांत को फिर से स्थापित कर दिया। इस वाद में 368(5) को निरस्त कर संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को पुनः स्थापित किया गया। तो संसद की अनलिमिटेड पावर वाली बात को कैंसिल करके सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत को फिर से और ज्यादा मजबूती से लागू कर दिया। हाँ, और ये साबित कर दिया कि बॉस तो संविधान ही है, संसद नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत जरूरी केस आता है, कोइल्हो वाद 2007 का। हाँ, इस केस में कोर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया बात समझाई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में संविधान सभा तथा संसद में अंतर स्पष्ट करते हुए ये व्याख्या प्रस्तुत की कि संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया तथा संसद का गठन उसी संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया है। ये बहुत गहरी बात है। कोर्ट ने कहा कि भाई संविधान सभा और संसद को एक मत समझो। संविधान सभा ने तो संविधान बनाया था, बिल्कुल, वो क्रिएटर थी। और संसद तो खुद उसी संविधान के नियमों से बनी है। बिल्कुल, मतलब बच्चा अपने बाप से बड़ा नहीं हो सकता। इसी तर्क को उन्होंने आगे बढ़ाया। संविधान सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्रदान की, जिसके तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संविधान के मूल ढांचे में किया गया संविधान संशोधन नए संविधान के निर्माण के समान है, जिसका अधिकार केवल संविधान सभा को प्राप्त है, संसद को नहीं।
अतः संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। वाह, ये लाइन थोड़ी लंबी है पर इसका मतलब बहुत आसान है। हाँ, बताओ। इसका मतलब ये कि संविधान ने संसद को बदलाव यानी संशोधन करने की पावर तो दी है, लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ, कि अगर संसद ने मूल ढांचा ही बदल दिया तो ये तो एक नया संविधान बनाने जैसा हो जाएगा। और वो अधिकार संसद को नहीं है। बिल्कुल, नया संविधान बनाने का हक सिर्फ संविधान सभा को था, संसद को नहीं। इसलिए संसद मूल ढांचे को छू भी नहीं सकती। बहुत अच्छे से समझाया। तो इन सब केस के बाद आज की स्थिति क्या है? क्या हमारे मौलिक अधिकारों में बदलाव हो सकता है? इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। पहला पॉइंट है, मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता। ओके, तो सीधी बात, हाँ, हमारे फंडामेंटल राइट्स में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन दूसरा पॉइंट भी है, मौलिक अधिकारों में शामिल संविधान के मूल ढांचे से संबंधित प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जा सकता। आ गया वही मूल ढांचा, मतलब एक शर्त है। अगर कोई मौलिक अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा है तो संसद उसे नहीं बदल सकती। जैसे समानता का अधिकार, ये तो संविधान की नींव है, इसे कैसे हटा सकते हो? 9वीं अनुसूची से जुड़ा है। संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिए जाने पर भी इसे इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि यह प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है। अच्छा, ये 9वीं अनुसूची एक ब्लैक बॉक्स जैसी थी, है ना? हाँ, पहले यही माना जाता था कि सरकार कोई भी कानून बनाकर इसमें डाल दे तो कोर्ट उसे चेक नहीं कर सकता। हाँ। पर अब कोर्ट ने कहा है कि अगर 9वीं अनुसूची में डाला गया कोई कानून भी मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसे भी चेक करेंगे और जरूरत पड़ी तो कैंसिल भी कर सकते हैं। मतलब अब कोई ब्लैक बॉक्स नहीं चलेगा। सही पकड़ा। और एक आखिरी बात जो इस मूल ढांचे के सिद्धांत को और भी मजबूत बनाती है, केशवानंद भारतीवाद द्वारा प्रतिपादित संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों से बड़ी पीठ द्वारा बदला जा सकता है। अच्छा, तो केशवानंद भारती केस का फैसला 13 जजों की बेंच ने दिया था। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच थी। तो अगर इस फैसले को कभी बदलना है तो कम से कम 14 या उससे ज्यादा जजों की बेंच को बैठना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। हाँ, ये दिखाता है कि ये फैसला कितना ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल। अब अधिकारों में बदलाव की बात हो गई तो उनके सस्पेंशन की भी बात कर लेते हैं। हाँ, निलंबन या सस्पेंशन। मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की दशा में किया जा सकता है। निलंबन का मतलब होता है टेम्परेरीली पॉज कर देना। तो हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ एक ही स्थिति में सस्पेंड हो सकते हैं, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगी हो। और निलंबन का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। मूल अधिकारों के निलंबन से तात्पर्य है विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकार नागरिक से वापस ले लेने की राज्य की शक्ति है। अर्थात मौलिक अधिकारों के निलंबन की दशा में लिखित किए गए मूल अधिकार निष्प्रभावी हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि इमरजेंसी के समय सरकार के पास ये पावर आ जाती है कि वो कुछ समय के लिए हमसे हमारे अधिकार वापस ले लें या कह सकते हैं कि उन्हें अप्रभावी कर दें। हाँ, मतलब अधिकार खत्म नहीं होते, बस कुछ समय के लिए इनएक्टिव या निष्प्रभावी हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये सब कैसे होगा? इसके लिए संविधान में 2 खास अनुच्छेद हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में मौलिक अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान अनु 358 व अनु 359 में दिया गया। ठीक है, तो एग्जाम के लिए ये 2 आर्टिकल रट लेने हैं, 358 और 359। इन्हीं दोनों में बताया गया है कि इमरजेंसी में अधिकार कैसे सस्पेंड होंगे। हाँ, और इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। पहले 358 देखते हैं। अनु 358 का संबंध केवल अनु 19 के निलंबन से है। अच्छा, तो आर्टिकल 358 सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 के लिए है, स्पेशल ट्रीटमेंट। हाँ। और आर्टिकल 19 में हमारे बोलने की आजादी जैसी 6 बहुत जरूरी आजादियां हैं। बिल्कुल। और ये लागू कैसे होता है वो भी बहुत खास है। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में उद्घोषणा के साथ ही अनु 358 स्वतः लागू हो जाता है तथा इसके तहत अनु 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही देश में इमरजेंसी की घोषणा हुई, आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। राइट। इसके लिए कोई अलग से ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है जो बाद में जोड़ी गई। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि अनु 358 के तहत अनु 19 का निलंबन केवल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण लागू आपातकाल में ही होगा,
सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू आपातकाल में नहीं होगी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट। मतलब आर्टिकल 19 सिर्फ तभी अपने आप सस्पेंड होगा जब इमरजेंसी, युद्ध या बाहरी हमले की वजह से लगी हो। हाँ। अगर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन की वजह से इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। सही बात है। तो ये हो गया आर्टिकल 358। अब 359 इससे कैसा अलग है? 359 का दायरा बहुत बड़ा है। अनुच्छेद 359, जहां अनुच्छेद 358 का संबंध केवल अनुच्छेद 19 के निलंबन से है, वही अनुच्छेद 359 का संबंध भाग 3 में दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार के निलंबन से है। अच्छा, तो आर्टिकल 359 सिर्फ आर्टिकल 19 की बात नहीं करता, बल्कि वो बाकी के सभी मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन की बात करता है। हाँ, पर इसमें अनुच्छेद 20 और 21 अपवाद है, वो कभी सस्पेंड नहीं होते। लेकिन सबसे बड़ा अंतर इसके लागू होने के तरीके में है। जहां अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में स्वतः लागू होता है, वही अनुच्छेद 359 इस दशा में स्वतः लागू नहीं होता, बल्कि इसके तहत भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार तब निलंबित होंगे जब राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन का कोई आदेश जारी करेगा, तथा केवल वो मौलिक अधिकार निलंबित होंगे जिनका राष्ट्रपति के उस आदेश में उल्लेख होगा। ओके, ये है सबसे बड़ा अंतर। आर्टिकल 359 स्वतः यानी ऑटोमेटिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए राष्ट्रपति को एक स्पेशल ऑर्डर निकालना पड़ता है। हाँ, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और उस ऑर्डर में राष्ट्रपति जिन जिन अधिकारों का नाम लिखेंगे सिर्फ वही अधिकार सस्पेंड होंगे, सारे नहीं। एकदम सही। हाँ। तो 358 एक तरह से ऑन ऑफ स्विच है। हाँ। और 359 एक रेगुलेटर की तरह है। हाँ, बात है, बढ़िया उदाहरण है। चलो भाई, अब 2 मिनट में सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम के लिए पॉइंट्स दिमाग में बैठा लो। हाँ। पहला, 42वां संशोधन। संसद ने खुद को अनलिमिटेड पावर देने की कोशिश की और कहा कि कोर्ट हमें नहीं रोक सकता। फिर आया मिनर्वा मिल्स केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गलत बात, संसद की पावर लिमिटेड है, न्यायिक पुनरावलोकन और मूल ढांचा सबसे ऊपर है। उसके बाद कोयलो केस। इसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची भी कोई सेफ हाउस नहीं है। अगर कोई कानून मूल ढांचे को तोड़ेगा तो कोर्ट उसे जरूर चेक करेगा। मौलिक अधिकार में बदलाव, हाँ, हो सकता है, पर मूल ढांचे को हाथ नहीं लगा सकते। अधिकारों का निलंबन ये सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 में होता है। अनुच्छेद 358 ये सिर्फ अनुच्छेद 19 के लिए है और ये ऑटोमेटिक सस्पेंड होता है, पर सिर्फ युद्ध या बाहरी हमले पर। और आखिर में अनुच्छेद 359 ये बाकी सभी अधिकारों के लिए है। ये ऑटोमेटिक नहीं होता, इसके लिए राष्ट्रपति का ऑर्डर जरूरी है। बढ़िया, एकदम सटीक रिवीजन। इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो।